अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू वाचिंग कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ मोटरवे पर एक खातून के साथ जो इज्तिमाई ज्यादती की गई, और उसके बाद एक डिबेट हमने देखा कि उसका आगाज हो गया कि रेप लॉज क्या है पाकिस्तान में, जो विक्टिम होता है होती है खातून जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, उसके पास क्या क्या चैनल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्यों सामने बात आती है कि जो विक्टिम है वो शायद केस ही परस्यू नहीं करना चाहती। तो क्या इसका मतलब है कि लीगल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मास्टरे के अंदर कोई ऐसा मसला है कि विक्टिम जो है वो खुलकर सामने नहीं आ सकती जो खातून होती है। इन तमाम तर इशूज पे हमने सोचा कि आज एक डिस्कशन की जाए, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के शायगान एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच शायगान आपके वक्त के लिए। और जैसे कि मैंने भी इब्तदाई में भी बताया, और आपके साथ वैसे भी बात हुई थी, और वैसे थोड़ा सा कलम कैमरा के व्यूअर्स को बता दें कि आपके साथ हम लीगल इश्यूज के ऊपर रेगुलरली जो है वो ये सेगमेंट किया करेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मामला जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को लीगल साइड के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी हम आपसे वजाहत किया करें। तो आज जो है वो, क्योंकि इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट हम थोड़ा सा रेप लॉस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले तो अगर आप व्यूअर्स के लिए बता दीजिए वो बेसिक स्टेप्स के प्रोसीजर क्या है, रेप लॉ क्या है पाकिस्तान में, कोई विक्टिम अगर आगे आना चाहे तो उसको ABC करके बता दीजिए कि क्या करना होता है। देखिए, जिस तरह किसी भी ऑफेंस के लिए जो पाकिस्तान का पीनल कोड है, इसमें 375 डिफाइन करता है कि रेप होता क्या है, और 376 जो है सेक्शन फिर वो बताता है कि इसकी सजा क्या है। तो 375 में जाहिर है जो उसमें लिखा है कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती जो है सेक्शुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप के जुमरे में आता है। ये 375 डिफाइन करता है। 376 जो है वो उसकी सजा क्या है वो बताता है। 376 के अंदर ए है कि अगर एक शख्स इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसकी सजा क्या है, और उसके फिर साथ ही सेकंड पार्ट के अंदर है कि अगर एक से ज्यादा लोग इस तरह का एक्ट करते हैं तो उसकी सजा क्या है। अगेन ये इसमें डेथ की सेंटेंस भी हो सकती है, और अगर ये एक या एक से ज्यादा लोग हों तो इसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो तो फिर इसमें मिनिमम 10 इयर्स की सेंटेंस भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा। तो ये जो अगर इस तरह का जी अगर ठीक है, इस तरह आप का ऑफेंस किसी के साथ भी इस तरह का वाकया होता है तो पहला स्टेप तो यही है कि इसको रिपोर्ट किया जाए और इसकी FIR जो है वो दर्ज कराई जाए। यहाँ पे बड़ा जरूरी हो जाता है कि कल को ये चीज एस्टेब्लिश करनी है कि ऐसा एक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो जरूरी हो जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी साथ ही हो, और एट द अर्लीस्ट हो। क्योंकि कल को अगर मेडिकल एग्जामिनेशन को डिले हो या ऐसी चीज होती है तो उसका फायदा भी जो है एक्यूज को होगा। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कल्प्रिट जो है उसको सजा हो, तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी एट द अर्लीस्ट होना जरूरी होता है, और FIR जो है वो भी एट द अर्लीस्ट जो है वो हमेशा ही जो स्टोरी है उसको सब्सटेंशिएट करती है। और अगर FIR दर्ज कराने में किसी भी ऑफेंस के लिए डिले हो तो उससे एक शक व शुबा पैदा होता है कि शायद ये FIR जो है एज एन आफ्टर थॉट दर्ज कराई गई है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। खैर अदालतें जरूर इस चीज को समझती हैं कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जाहिर है जो विक्टिम है वो शॉक में है, और उसके लिए ये तय करना कि मुझे आगे प्रोसीड किस तरह करना है और इस कंक्लूजन पे आना कि मुझे FIR दर्ज करानी चाहिए, तो इसमें टाइम लग सकता है और अदालतें इसकी मैं गुंजाइश आपको यही कहना चाह रही थी, FIR के अंदर तो अदालत गुंजाइश भी दे सकती है, दैट इज ट्रू। और ये भी आपने सही कहा कि वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो जब तक इंसान थोड़ा सा वो नहीं होता, बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आता, तो शायद विक्टिम सोच भी नहीं रहा होता इन लाइंस के ऊपर कि कोई लीगल इसके ऊपर वो प्रोसीडिंग करनी है कि नहीं। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के केस में भी यही मामला है कि वो जो विक्टिम है उसकी उस वक्त जो कंडीशन होती है, और फिर जिस तरह का रवैया, मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, पुलिस का होता है विक्टिम के साथ, जो इनिशियल जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो पुलिस का ही होता है विक्टिम के साथ, और अगर वो ही कंफर्टेबल ना हो तो विक्टिम तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होती उस टाइम पर। जी जी बिल्कुल, ये वाकई ही यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी है वो जो स्टीरियोटिपिकल यहाँ पे होता है वो ये डिटरमिन करने के लिए होता है कि क्या विक्टिम जो है वो वर्जन है या वो इस तरह के एक्ट्स पहले कर चुका है। तो अगेन जाहिर है ये विक्टिम को इस वक्त कंफर्ट करने की बड़ी ज़रूरत होती है, और ताकि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोसीड कर सकें लीगली। ये इस तरह के ऑफेंसेस में जाहिर है ये एक शॉर्ट कमिंग है कह लें, लेकिन ये चीज़ है जिसको ह्यूमन फैक्टर भी आप कह लें कि अदालतों को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सारों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और
बिल्कुल ये चीज बिल्कुल है कि विक्टिम के लिए ये डिसाइड करना कि मैंने इसको लीगली प्रोसीड करना है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है, और फिर वहां पे भी ये इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो, या कम से कम उसको कंफर्ट करके उसको तसल्ली दे के कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये किया जाए। अच्छा, एक जुमला बहुत सुनते हैं हर केस में ही, पाकिस्तान में खैर सुन लेते हैं, लेकिन इन केसेस में भी सुना जाता है कि सुलह हो गई दोनों पार्टीज के दरमियान। ये कोई गुंजाइश होती है या होनी चाहिए इस तरह के मामलात के अंदर सुलह की? बिकॉज आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि सुलह का मतलब यही है कि जो विक्टिम है उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, इसके अलावा इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो कानून इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश देता है तो क्यों देता है? देखिए इसमें, देखिए आप पाकिस्तान में तो 302 के मुकदमों में भी सुलह होती है हर। अच्छा, इसमें ये देख रहे हैं जो हमारा CRPC जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके सेक्शन 345 है, विच डील्स विच एक्सप्लेन्स कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि काबिल राजीनामा है। तो 345 CRPC के अंदर जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं उसमें लिखा होता है कि ये ऑफेंसेस जो है ये काबिल राजीनामा है, ये ऑफेंसेस काबिल राजीनामा नहीं है, क्योंकि वंस एन FIR इज रजिस्टर्ड तो स्टेट एक फरीक बन जाता है, रियासत जो है वो एक फरीक बन जाता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे समझने की जरूरत है वो ये है, बिल्कुल ये चीज ठीक है कि प्रेशर डाला जा सकता है या प्रेशर डालने की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर कोई ऑफेंस काबिल राजीनामा ना भी हो और वहां पे विक्टिम प्रेशर में या प्रेशर के बगैर किसी और वजह से अगर सुलह कर लेता है, तो उसका आउटकम वहां पे एक्यूज को सजा दिलवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर एक ऑफेंस काबिल राजीनामा ना भी हो, वहां पे अगर विक्टिम जो है वही इस तरह के केस में तो वही होगा जो प्राइमरी विटनेस है, तो अगर सुलह हो जाती है और वो प्राइमरी विटनेस ही पेश नहीं होता तो सजा तो नहीं हो सकती। ठीक हो गया, मतलब इट डजंट रियली मैटर कि वो कंपाउंडेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो विक्टिम के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है। ये विक्टिम का जाहिर है आके टेस्टिमनी देना तो जरूरी होगा, उसके अलावा तो ये इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्रूव। अच्छा, और मैं जाहिर है, चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे कमेंट करें कि ये जो लॉ है या जनरली जो भी प्रोसीजर्स हैं जो डील करते हैं रेप केसेस के साथ, उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट या बेहतरी हो सकती है? तो साथ में इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि इस तरह की किसी चीज पर क्यों नहीं सोचा जाता कि जो विक्टिम है उसको लाए बगैर उससे एक ही दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ले ली जाए, और उसको उस तरह की जो एक ह्यूमिलिएशन है जिसका सामना करना पड़ता है, मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि कोर्ट्स के अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वो किसी ह्यूमिलिएशन से कम नहीं होती एक विक्टिम के लिए, वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा के अंदर होता है, तो एक ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ले लें और मामले को खत्म करें। ये ऐसा इस तरह की आसानी क्यों नहीं कर दी जाती इस कानून के अंदर? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जिन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है वो यही है कि अदालत के अंदर जो है विक्टिम को कम से कम आना पड़े। यानी उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन स्टेटमेंट है, जिस दिन एविडेंस है, उस दिन पहली ही डेट पे जिस जो एविडेंस के लिए मुकर्रर है उस दिन एविडेंस रिकॉर्ड कर ली जाए, और वंस द विक्टिम इज देयर टू क्रॉस एग्जामिनेशन भी उसी दिन कर ली जाए। अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी बहुत है। ये एज अ लॉयर मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी इसलिए है कि बैलेंस रखना है, क्योंकि देखिए अदालत ने ये देखना है कि ऐसे तो नहीं है कि कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, बट अदालत ने चीजों को बैलेंस रखना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ये है कि जो स्टेटमेंट है उसकी वेरासिटी को टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि हकीकत क्या है, हकायक क्या है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी तो है। हाँ, ये जरूर जज के लिए मैं समझता हूँ जरूरी है कि जहां पे वो ये समझे कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन स्कैंडलस है और इररेलेवेंट है, तो वहां पे जरूर रोके, और जो लॉयर इस तरह की चीज कर रहा है वहां पे उसको रोकना चाहिए कि अगर कोई स्कैंडलस बात कर रहा है, कोई इररेलेवेंट बात कर रहा है, कोई किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, तो इन चीजों को तो अदालत का बिल्कुल काम है कि इनको रोके, और उसको रोकने की बिल्कुल जरूरत है। जो दूसरी चीज जरूरी है वो विटनेसेस जो हैं, गवाहों का भी आके बयान देना, विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि गवाह जो है वो आके बयान दें। वरना इस तरह के मामला में होता है क्या है कि लोग कहते हैं कि जी वो तो बहुत बड़ा बदमाश है या क्रिमिनल है, तो हम उसके खिलाफ गवाही क्यों देंगे, हमारा तो लेना देना ही नहीं है, हम तो गुजरे थे वहां से। तो इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कि विक्टिम जो विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं
उनको नया बनाया जा सकता है, उनको बेहतर बनाया जा सकता है। अदालत के लिए देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो डेटरेंस है वो ये है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, सजा चाहे सख्त हो या सजा उतनी सख्त ना हो, लेकिन अगर सजा यकीनी हो तो फिर इसका इफेक्ट आता है, फिर लोग वो काम नहीं करते। अगर आप गाड़ी से बाहर रैपर फेंकते और आपको पता है कि इसका फाइन होगा, तो एक दो दफा के बाद नहीं फेंकेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये हम फेंक देंगे कोई नहीं देखेगा, या रेड लाइट है हम चले जाएंगे कोई नहीं देखेगा, तो आप वो करते रहेंगे। लेकिन अगर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होगी, चाहे सजा सख्त हो या यानी डेथ हो या उम्र कैद हो, उतनी सख्त ना हो, लेकिन ये कि अगर वो सर्टन हो और ये इंश्योर किया जाए कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, तो फिर जो है उसकी सोसाइटी में डेटरेंस होगी और लोग फिर वो बिहेवियर या उस तरह के एक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहगान एजाज साहब आपके वक्त के लिए। और हम यही अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि रेप लॉस बेसिकली है क्या, प्रोसीजर क्या है किसी विक्टिम के लिए, और लाइक अभी आपने आखिर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इंप्रूवमेंट्स क्या मजीद की जा सकती हैं टू मेक द एंटायर सिस्टम मोर फ्रेंडली फॉर द विक्टिम। लेकिन लाइक यू सेड कि अदालत को दोनों साइड्स के लिए जस्टिस को इंश्योर करना होता है, तो कुछ चीजें हैं जो कि एसेंशियल है। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, आपने शाहगान एजाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। उन्होंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रहनुमाई की इस मामले के अंदर। कलम कैमरा स्पेशल से यही कुछ। इश्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।